हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो पिछले 6 मंथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो चंडीगढ़ पुलिस के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें हम लोग टोटल 100 क्वेश्चंस करेंगे। 50 क्वेश्चंस हमारे करंट अफेयर्स से रहेंगे और 50 क्वेश्चंस जो हैं वो जनरल स्टडी से रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एवर फीमेल सिख जज इन द यूएस। यूएस की हिस्ट्री में पहली इंडियन ओरिजिन की सिख वुमेन जो है वो उनकी जज बनती है यूएस में, तो जिनका नाम है मनप्रीत मोनिका सिंह। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हैरिस काउंटी जज बनती है। सेकंड करंट अफेयर की अगर बात करते हैं तो रिसेंटली यूट्यूब के सीईओ बने हैं नील मोहन। नील मोहन इंडियन ओरिजिन के हैं, तो इन्होंने सुसैन वसीकी को रिप्लेस कर दिया। हु अपॉइंटेड एज अ न्यू नीति आयोग सीईओ। अगर मैं नीति आयोग की बात करता हूं तो इसके रिसेंटली नए सीईओ बनाए गए हैं जिनका नाम है बीवीआर सुब्रमण्यम। अब जब मैं नीति आयोग की बात कर रहा हूं तो हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। नीति आयोग जो आयोग है ये बेसिकली 2015 में स्टार्ट हुआ था। इससे पहले इंडिया में जो भी प्लानिंग का काम था वो संभालती थी प्लानिंग कमीशन। ठीक है, बस इतनी आपको बात पता होनी चाहिए। प्लानिंग कमीशन 1950s में बनी थी और प्लानिंग कमीशन के जो हेड होते हैं वो पीएम होते हैं। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ फीफा की। प्रेसिडेंट ऑफ फीफा जो है, फीफा जो फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन जो फुटबॉल के वर्ल्ड कप वगैरह कराती है, उनका नाम है ज्ञानी इन्फेंटिनो। और अगर हमसे पूछा जाए फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। फिफ्थ करंट अफेयर की अगर बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट वुमन टू सर्व एज एन ऑन फील्ड एम्पायर इन द मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट। अगर मैं मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करता हूं तो पहली बार किसी फीमेल को मौका मिलता है वो T20 मैच में एम्पायर बनती है ऑन फील्ड। तो जो पहली फीमेल एम्पायर मेंस क्रिकेट में बन रही है उनका नाम है किम कॉटर। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। रिसेंटली इंडियन ओरिजिन के जो अजय बंगा साहब हैं, इन्हें वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनाया गया। तो नाम है अजय बंगा, ही इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। अब जब मैं वर्ल्ड बैंक की बात कर रहा हूँ तो हमें ये भी वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, प्रोवाइड की हुई है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो 1944 में बना था। एक्चुअली 1944 के टाइम पे एक मीटिंग होती है जिसे हम ब्रिटेन वुड्स मीटिंग कहते हैं। तो उस मीटिंग में दो ऑर्गेनाइजेशंस बनती है। एक का नाम तो वर्ल्ड बैंक है और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है आईएमएफ। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आईएमएफ रहेगी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर हमसे ये पूछा जाए कि आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आंसर रहेगा हमारा वाशिंगटन डीसी में। और टोटल मेंबर जो कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज इन द वर्ल्ड बैंक, वो 189 है। और हम वर्ल्ड बैंक को आईबीआरडी के नाम से भी जानते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं न्यू डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। सीबीआई के नए डायरेक्टर बने हैं जो पहले कर्नाटका के डीजीपी थे। इनका नाम है प्रवीण सूद। सीबीआई की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ट्विटर के नए सीईओ की। लिंडा यक्रोनी जो है वो नए सीईओ बनी है ट्विटर की। अगर मैं बात करता हूँ ट्विटर है क्या, बेसिकली ट्विटर बेसिकली माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। याद रखिएगा, कंप्यूटर्स पर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्विटर क्या चीज़ है, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। इसमें हम छोटे छोटे ब्लॉग्स लिख सकते हैं, मतलब कि कुछ हमें वर्ड्स की लिमिट रहेगी, उतने में ही हमें अपना मैसेज यहाँ पे दे सकते हैं। हुज अपॉइंटेड एज ए न्यू रॉ चीफ। हमारी जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंडिया के पास दो तरह की इंटेलिजेंस एजेंसी रहेंगी। एक ऐसी एजेंसी जो इंडिया के अंदर काम करती है और एक दूसरी एजेंसी जो इंडिया के बाहर काम करती है। तो इंडिया की अगर एक्सटर्नल एजेंसी की बात करता हूँ तो इंडिया की है RAW, जिसे हम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भी कहते हैं। इनके रिसेंटली नए हेड को अपॉइंट किया गया जिनका नाम है रवि सिन्हा। अगर मैं इंडिया के इंटरनल एजेंसी की बात करता हूँ तो वो रहेगी IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो कहते हैं उसे। और अगर हम कुछ और एजेंसीज की बात करते हैं, जैसे अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका की एक्सटर्नल एजेंसी का नाम जैसे CIA रहेगा। इसराइल की बात करते हैं तो उनकी मोसाद है। पाकिस्तान की बात करें तो ISI। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हु वाज द चीफ गेस्ट इन द रिपब्लिक डे परेड ऑफ 2023। 2023 की रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट कौन था? तो वो थे इजिप्ट के प्रेसिडेंट जिनका नाम था अब्दुल फतेह अल सिसी। तो इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है वो उनको 26 जनवरी को हमने उनको चीफ गेस्ट बनाया था। और रिसेंटली हमने देखा होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी रिसेंटली इजिप्ट का दौरा किया, वहाँ पे ट्रिप में थे वहाँ पे। अगर मैं इजिप्ट की बात करता हूँ, इजिप्ट की कैपिटल कैरो रहेगी। और इजिप्ट फेमस है पिरामिड्स के लिए। और दुनिया की सबसे लंबी रिवर आपको इजिप्ट में मिलेगी जिसका नाम है नाइल रिवर। तो ये भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर इज नाइल रिवर। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगा ज़रूरी है, तो मैंने जो हमारे रिपब्लिक डे से एसोसिएटेड है तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दे दी है। सबसे पहले चीफ गेस्ट की अगर बात करते हैं तो अब्दुल फतेह अल सिसी थे, इजिप्शियन प्रेसिडेंट, ये हमारे चीफ गेस्ट थे।
उसके बाद 26 जनवरी में हमने देखा होगा कि कुछ इस तरह से टेबल्यूज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स अपने टेबल्यूज वहाँ पे पेश करते हैं। तो जो सबसे बेस्ट टेबल्यू होता है उसे अवार्ड मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए बेस्ट टेबल्यू का अवार्ड किसे मिला है, तो वो मिला उत्तराखंड को। और इस साल जो हमारा 26 जनवरी जो हमने परेड की थी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि जितने भी उसमें इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट खासकर पेश किए गए या परेड में जो शामिल हुए थे, वो सबके सब मेड इन इंडिया वेपनरी सिस्टम था। तो मेड इन इंडिया जो इंडिया में चीज़ें बनी हैं, उन्हीं को हमने वहाँ पे प्रदर्शन किया उनका। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और साथ में थीम क्या था, आत्मनिर्भर भारत था। अब रिसेंटली एक इंडिया का रेलवे स्टेशन है जिसे ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है। तो वो रेलवे स्टेशन रहेगा विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन कहाँ मिलेगा आपको, आंध्र प्रदेश में। इंडिया फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट। इंडिया के अगर मैं फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट की बात करता हूँ तो उनका नाम है अवनी चतुर्वेदी। और ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल कॉम्बैट पायलट भी हैं जो स्कोई फाइटर जेट को फ्लाई करते हैं। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली जापान में एक मिलिट्री, जापान में एयरफोर्स की एक्सरसाइज हो रही है, तो उन्हें ये लीड कर रही है। अवनी चतुर्वेदी नाम याद रखिएगा। फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट। केरला इंडिया की पहली फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बन गई है। मतलब वहाँ पे जितने भी बैंक होंगे वो सारे डिजिटली कनेक्टेड हैं, और वहाँ पे डिजिटल बैंकिंग सिस्टम जो भी सर्विसेज हैं वहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। केरला इंडिया की ऐसा काम करने वाली केरला ये पहली स्टेट बनी है। अब बात करते हैं वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम रिवर की बात कर रहे हैं, ये मत भूलिएगा कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज, रिवर क्रूज का मतलब हुआ एक शिप है जो बेसिकली रिवर से होते हुए जाएगी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। तो ये हमने इंडिया में स्टार्ट हुआ है। अब ये जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है, इसका नाम है गंगा विलास क्रूज। और ये बेसिकली गंगा रिवर के ऊपर फ्लो कर रही है। ये वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़, उसके बाद ये वहां से होते हुए बांग्लादेश भी जाएगी, बांग्लादेश भी जाएगी। ठीक है, और नियर अबाउट 4000 किलोमीटर ये ट्रेवल करने वाली है। काफी इंपॉर्टेंट है, सभी याद रखना। फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना होगा कि इंडिया में फर्स्ट अंडर वाटर मतलब कि पानी के नीचे ये चलने वाली है मेट्रो। और ये मेट्रो कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, कोलकाता में। वहाँ पे हुगली रिवर है, हुगली रिवर के अंडर ये मेट्रो चल रही है। और इंडिया की पहली ऐसी मेट्रो रहेगी जो अंडर वाटर है, अंडर वाटर ऑपरेट करेगी। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ये किन दो सिटीज़ को कनेक्ट कर रही है। ये हावड़ा एंड कोलकाता को आपस में कनेक्ट कर रही है। ये हावड़ा और कोलकाता को आपस में कनेक्ट करेगी, तो ये थोड़ा याद रखिएगा। फर्स्ट वुमेन ऑफिसर पोस्टेड इन सियाचिन। जैसा हमें पता ही होगा कि सियाचिन लेह लद्दाख वाले इलाके में है, लद्दाख में जो हमारी यूनियन टेरिटरी है। सियाचिन दुनिया की सबसे ऊंची बैटल फील्ड है। वो अपने आप में ग्लेशियर है, काफ़ी एक्सट्रीम कंडीशंस होती है, माइनस में टेम्परेचर होता है। तो वहाँ पे पहली बार हमने एक फीमेल ऑफिसर को वहाँ पे डिप्लॉय किया है। तो उन ऑफिसर का नाम है कैप्टन शिवा। सियाचिन दुनिया का एक ऐसा इलाका है, अगर हम पोलर एरियाज की बात करते हैं, ये देखो, ये वाला एरिया जो है नॉर्थ में, इसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं। ये वाला जो एरिया है इसे साउथ पोल कहते हैं। इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए, उसके सेकंड नंबर पे अगर मैं इसको भी छोड़ दूं, नॉर्थ पोल को भी साउथ पोल को भी छोड़ दूं, उसके बाद सेकंड नंबर की सबसे ज़्यादा बर्फ कहीं पे मुझे मिल रही है तो सियाचिन ग्लेशियर में मिलेगी। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर मतलब सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सेकंड नंबर का सबसे ज़्यादा बड़ा ग्लेशियर है। कहाँ मिल रही है आपको, लेह लद्दाख में। जो पहला है वो आपको मिलेगा ताजिकिस्तान में। चलिए नेक्स्ट का बात करते हैं। केरला हाई कोर्ट इंडिया का पहला हाई कोर्ट बन गया है जिसने लोकल लैंग्वेज में, मतलब कि रीजनल लैंग्वेज में अपनी जजमेंट को पब्लिश किया है। केरला की लोकल लैंग्वेज तो मलयालम है, तो मलयालम में जजमेंट को प्रिंट किया गया, मतलब पब्लिश किया गया। अब इससे होगा क्या, यूजुअली हमने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वहाँ पे ज़्यादातर इंग्लिश यूज़ करते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है, जो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जजमेंट होगी वो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, तो सबको समझ भी नहीं आती होगी, मे भी कुछ दिक्कत रहती होगी। सो अभी ने लगा कि हमें हमारी जो जजमेंट है वो प्रॉपरली सबको समझ आनी चाहिए, इवन इन लेमैन कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। तो हमने उसको लोकल लैंग्वेज में पब्लिश स्टार्ट कर दिया। तो अभी तो स्टार्ट सिर्फ केरला ने किया, फ्यूचर में हम देखेंगे बाकी स्टेट भी, बाकी जो हाई कोर्ट्स हैं वो भी इसे अडॉप्ट करेंगे। तो अभी केरला हाई कोर्ट पहला कोर्ट बनता है इंडिया का जिसने मलयालम भाषा में, मतलब या फिर रीजनल लैंग्वेज में अपनी जजमेंट को प्रिंट किया या पब्लिश किया। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म की। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करें तो वो मिलेगा इन हुबली। हुबली कहाँ पे, कर्नाटका में। ये सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड है। इसका जो लेंथ है वो नियर अबाउट 1.5 किलोमीटर्स रहेगी। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड नंबर की सबसे बड़ा जो लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है वो गोरखपुर में मिलेगा, यूपी में, जिसकी लेंथ 1366.33 है, मतलब कि रफली 1.3 किलोमीटर है। हरियाणा पहली स्टेट बन गई है
इंडिया की जो 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क है, मतलब वहाँ पे जितने भी रेलवे नेटवर्क्स हैं वो सब के सब इलेक्ट्रीफाइड कर देंगे, मतलब वो 100% इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। रिसेंटली हमने देखा कि जो आम आदमी पार्टी है उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल पार्टी का स्टेटस दे दिया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि इंडिया में टोटल, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया में टोटल नेशनल पार्टीज कितनी है, नेशनल पार्टीज बनने का तरीका क्या होता है, किस तरह से नेशनल पार्टी बन पाएंगे, स्टेट पार्टी क्या होती है, और इंडिया में टोटल नेशनल पार्टीज कितनी है। और रिसेंटली कौन सी नेशनल पार्टी बनी है, तो रिसेंटली बनी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी इससे पहले 4 स्टेट्स में एज अ स्टेट पार्टी की तरह वर्क कर रही थी। तो दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात, इन 4 स्टेट्स में आम आदमी पार्टी स्टेट पार्टी है। अब हम बात करते हैं इंडिया में टोटल नेशनल पार्टीज कितनी है। तो इंडिया में टोटल नेशनल पार्टीज हैं 6, जिनमें से एक है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, दूसरी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और रिसेंटली बनने वाली आम आदमी पार्टी। अब यहाँ पे मैंने ना यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है कि अगर नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, तो हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा इलेक्शंस में 6% या 6% से ज़्यादा वैलिड वोट्स मिलते हैं, या फिर इनके पास 4 सीट्स मिलती हैं लोकसभा की, लोकसभा की अगर 4 सीट्स मिल जाती हैं आपको, आप 4 सीट्स जीत लेते हो, और टोटल जितने भी वोट्स पड़ते हैं लोकसभा के इलेक्शन में, अगर 6% जो वोट्स हैं आपकी पार्टी के हिस्से में आते हैं, तो आप एक नेशनल पार्टी में काउंट किए जा सकते हो। और साथ में आपकी जो पार्टी है वो कम से कम भी 4 स्टेट्स में स्टेट पार्टी होनी चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लो कि कोई पार्टी है वो 3 स्टेट्स में ही स्टेट पार्टी है, तो उसे नहीं बनाएंगे, कम से कम 4 स्टेट्स में आपकी पार्टी स्टेट पार्टी का दर्जा उसे मिला होना चाहिए। अब हम स्टेट पार्टी की बात करते हैं। अगर हम स्टेट पार्टी की बात करते हैं तो इसके पास कम से कम भी 6% सीट्स होनी चाहिए, वोट्स होने चाहिए। और साथ में इन कब 6% वोट्स कब होने चाहिए, जब आपके स्टेट के असेंबली के इलेक्शंस हो, या फिर कम से कम आपके पास 2 सीटें होनी चाहिए आपके असेंबली इलेक्शंस की। जो भी आपकी विधानसभा के इलेक्शंस होंगे स्टेट में, वहां पे आपके पास 6% वोट होने चाहिए, या फिर 2 सीट्स आपके पास होनी चाहिए, आपकी पार्टी जीते उसे। तो ये मैंने कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया, आप इससे भी एक बार देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया फर्स्ट वाटर मेट्रो स्टार्टेड एट, इंडिया में पहली वाटर मेट्रो स्टार्ट हुई है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो जगह का नाम याद रखिए, स्टेट का नाम है केरला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली किस डिनोमिनेशन के नोट को सर्कुलेशन से हटा लिया? तो आप सबने न्यूज़ में सुना ही होगा ये बात कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या फिर मेनली आरबीआई ने 2000 के जो करेंसी नोट्स हैं वो सर्कुलेशन से हटा लिए हैं। 2016 में इंडिया में डीमोनेटाइजेशन स्टार्ट हुई थी, नोटबंदी स्टार्ट हुई थी, जिसमें हमने नोट बंद कर दिए। तो उस टाइम पे हमारे देश में काफ़ी कैश क्रंच हो गया था। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने उस चीज़ से डील करने के लिए 2000 का नोट इंट्रोड्यूस किया था 2016 में, सेक्शन 24(1) आरबीआई एक्ट 1934 में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब गवर्नमेंट को लगता है कि हमारा जो भी पर्पस था उसको इंट्रोड्यूस करने का वो फुलफिल हो चुका है, और क्लीन नोट पॉलिसी के अंदर हमने ये नोट सर्कुलेशन से हटा लिया है। अब ये जो 2000 रुपीज़ का नोट है, इसके बारे में हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पहली चीज़ ये कि ये जो हमारा 2000 रुपीज़ का नोट है, इस पर मोटिव क्या है। अगर मैं मोटिव की बात करूँ तो इसको मोटिव कहते हैं। ये जो पिक्चर जो जहाँ पे पब्लिश हुई है, प्रिंट हुई है, ये है हमारा, हमने जो पहला मंगलयान भेजा था, जो मार्स मिशन किया था हमने, जो हमने मार्स मिशन किया था उसकी पिक्चर यहाँ पे है। तो अगर आपसे मोटिव पूछा जाए तो अपने मंगलयान कहना है। और साथ में यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान, तो यहाँ पे टैगलाइन एक दे रखी है, सब टैगलाइन जो है वो स्वच्छ भारत अभियान की है, ये थोड़ा सा याद में। और कुछ चीज़ें हम आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई जो है, आरबीआई के गवर्नर का नाम शक्तिकांत दास है, और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। रिसेंटली हमने सुना होगा न्यूज़ में कि उड़ीसा में 3 ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, वो आपस में कोलाइड कर गई हैं। तो कुछ लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया कि वो ट्रेन कोलाइड नहीं करती अगर उनके उन ट्रेन पे हमने कवच सिस्टम लगाया होता। तो ये कवच सिस्टम काफ़ी न्यूज़ में है। तो अगर आपसे पूछा जाए कवच सिस्टम क्या है, तो कवच सिस्टम बेसिकली इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। कि मान लो कि कोई ट्रैक है, अगर एक ही ट्रैक पे वो 2 ट्रेन आ जाए तो होगा क्या, जैसे ही एक दूसरे से ये एक ही ट्रैक पे चल रही हैं, तो कुछ डिस्टेंस जो होगा, कुछ डिस्टेंस के बाद इनमें खुद ही ब्रेक्स लग जाती हैं, तो एक दूसरे से टकराने से बच जाती हैं। तो इसे कवच सिस्टम कहते हैं। तो इंडिया में ऐसे कुछ जो अपना ओपिनियन रखते हैं, कुछ लोग जो टेक्निकल नॉलेज रखते हैं रेलवे के बारे में, उनका कहना है कि अगर हमने ये कवच सिस्टम अपनी हर ट्रेन पे लगाया होता तो शायद हो सकता है कि इतना बड़ा जो हादसा हुआ है वो नहीं होता।
ठीक है, तो कवर सिस्टम बेसिकली हम ट्रेन्स के लिए यूज कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं यूनेस्को फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी की। यूनेस्को ने रिसेंटली इंडिया की विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो शांति निकेतन जिस नाम से जानी जाती है उसे लिविंग फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया है। तो ये हमें इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये बेसिकली बनाई गई थी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1921 और ये है कहाँ पे? ये है वेस्ट बंगाल में। अब हम बात करते हैं फ्रिंजेक्स 2023। एग्जाम्स में मिलिट्री एक्सरसाइज काफ़ी पूछी जाती हैं। तो रिसेंटली इंडिया और फ्रेंच दोनों की आर्म्ड फोर्सेस ने मिलकर एक मिलिट्री एक्सरसाइज की है जिसका नाम है फ्रिंजेक्स 2023। तो ये एक्सरसाइज कहाँ पे होती है? केरला। ऊपर आप देख पा रहे होंगे मैंने कुछ और मिलिट्री एक्सरसाइज को भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। जैसे इंडिया और जापान के बीच में एक्सरसाइज हुई है उसका नाम है वीर गार्डियन 2023। इंडिया फ्रांस नेवल एक्सरसाइज 21 जो है वरुण एक्सरसाइज का नाम दिया गया इसे। नेक्स्ट की बात करते हैं। विच कंट्री रिसेंटली जॉइंस नेटो एंड बिकम इट्स 31st मेंबर। अब यहाँ पे बात हो रही है कि रिसेंटली नेटो को एक नए मेंबर ने ज्वाइन किया। उसके ज्वाइन करने के बाद टोटल 31 मेंबर बन गए। तो उसका आंसर है फिनलैंड। दो कंट्रीज ने अप्लाई किया था, एक था फिनलैंड और दूसरा था स्वीडन। एक फिनलैंड और दूसरा स्वीडन। तो फिनलैंड को तो रिकॉग्निशनशिप मिल गई है, फिनलैंड जो है वो उसका मेंबर बन गया। तो फिनलैंड के मेंबर बनने के बाद अगर आपसे पूछा जाए नेटो में टोटल मेंबर कितने हैं तो टोटल मेंबर 31। नेटो की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। नेटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये क्या है? ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री लाइंस है। इसमें जो नॉर्थ अमेरिका की कुछ कंट्रीज हैं और यूरोपियन नेशन जो है इन्होंने अपने एक अलायंस बनाया है, एक ग्रुप बनाया है। इनका ये कहना है कि अगर हम पे कोई हमला करेगा, अगर कोई कंट्री हम पे हमला करती है तो वो हमला उस कंट्री पे, एक कंट्री पे नहीं गिना जाएगा, वो सब कंट्री पे गिना जाएगा। मतलब अगर ये नेटो ग्रुप में 31 कंट्रीज हैं, अगर कोई एक कंट्री इस पे हमला कर देती है जो इस नेटो की मेंबर है, मान लो बी कंट्री जो है वो नेटो की मेंबर है, उस पर ए ने वॉर कर दी, डिक्लेयर कर दी, तो ये बी पे वो लड़ाई नहीं गिनी जाएगी, ये 31 कंट्रीज पे लड़ाई गिनी जाएगी। वो 31 जो कंट्रीज हैं ये मिल के ए वाली कंट्री पे हमला करेंगी। इसका नाम है नेटो। अगर हमसे नेटो की फुल फॉर्म पूछी जाती वो हमने बता दी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। नेटो कब बना था? 1949 में। नेटो का हेडक्वार्टर बताना चाहिए। नेटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। और साथ में मैं एक और वर्ड ऐड कर दूं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूं, यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रही है क्योंकि यूक्रेन नेटो का मेंबर बनना चाहता है। बट यू मस्ट बी सरप्राइज टू नो दैट यूक्रेन और रशिया लड़ रहे हैं पर यूक्रेन अभी भी नेटो का मेंबर नहीं है। तो मेक श्योर ये याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए क्या यूक्रेन नेटो का मेंबर है तो आंसर है नो। अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया तो, बट ऑब्वियसली इंडिया तो नेटो का मेंबर नहीं होगा क्योंकि ये जो ग्रुप है वो नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन नेशंस का ग्रुप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो अगर मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ तो रिसेंटली G7 की मीटिंग, 2023 की G7 की मीटिंग किस कंट्री में होती है? तो इसका आंसर है जो G7 की मीटिंग वो हिरोशिमा, जापान में हो रही है। अब हमें G7 के बारे में पता होना चाहिए। G7 वो कंट्रीज हैं जो हाईली डेवलप कंट्रीज का ग्रुप है। तो अगर मैं G7 के मेंबर्स की बात करता हूँ उसमें यूनाइटेड स्टेट्स रहेगा, कनाडा, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली और जापान। तो टोटल हमारे पास 7 कंट्रीज हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्या इंडिया का मेंबर है, आंसर नो, इंडिया का मेंबर नहीं है। बट इंडियन प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री हैं हमारे मोदी साहब, उन्होंने G7 की मीटिंग अटेंड की है हिरोशिमा में। हमें एज ए गेस्ट बुलाया गया हिरोशिमा, जापान में। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिक्स मीटिंग की। रिसेंटली ब्रिक्स की मीटिंग होती है 2023 की। वो पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में कि वो कहाँ पे हुई है, तो आंसर है साउथ अफ्रीका में। अभी मीटिंग होगी, साउथ अफ्रीका में ये मीटिंग होगी। और जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में टोटल जो है वो 5 कंट्रीज हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अगर मैं ब्रिक्स के बारे में एक आपको बात बताऊं तो ब्रिक्स ने रिसेंटली एक बैंक भी बनाया। तो उस बैंक का नाम है एनडीबी, ये भी याद रखिएगा, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया ब्रिक्स के द्वारा। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो पैसों की कंट्रीब्यूशन है वो चाइना की है और सेकंड नंबर की अगर बात करते हैं तो इंडिया ने भी इसमें काफ़ी इन्वेस्ट किया है। रिसेंटली एक एक कंट्री ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है, एक न्यू कंट्री ने, उसका नाम है इजिप्ट। इजिप्ट एक नई कंट्री है जिसने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे भी याद रखिएगा। और हमसे ये पूछा जाए ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। नेक्स्ट की बात करते हैं। रिसेंटली 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था। हमें बताना है कि किस कंट्री में और किस स्टेट में होता है। तो कंट्री तो इंडिया रहेगी, स्टेट का नाम है उड़ीसा। 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, उड़ीसा शहर में। तो इसके बारे में जो डिटेल्स है वो मैंने राइट हैंड साइड में मेंशन कर दी है। अगर हम बात करते हैं इस हॉकी वर्ल्ड कप को जीतने वाला देश कौन सा था, वो था जर्मनी। रनर अप की बात करते हैं तो वो बेल्जियम रहेगा। और साथ में अगर मैं बात करता हूँ कि इंडिया का रैंक क्या था, इंडिया का रैंक था 9th रैंक। आज की वीडियो में हम
30 क्वेश्चंस करते हैं। मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो, तो हम दूसरी वीडियो में, इसके पार्ट 2 में बाकी क्वेश्चंस उसमें करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी कमेंट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। थैंक यू।